नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। पॉलिटी हमारी चल रही है और पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत, ये सारी चीजें आप लोग पढ़िएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप कहेंगे सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए यहाँ पर हमने ये सारी चीजें लिख ली कि सर ये जो चैप्टर है ये आप मान के चलिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ पर सारी चीजें आएंगी, यहाँ पर सारी चीजें आएंगी। सर पीडीएफ से मत पढ़ाना, चलिए मैं हाथ से लिखकर पढ़ा देता हूँ, हाथ से लिखकर पढ़ा देता हूँ। थोड़ा समय लगेगा हाथ से, लेकिन कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट है तो मैं समझाता हुआ पढ़ाता हुआ चलूँगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कि राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत, इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहेंगे सर संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है, किस पार्ट में इन्हें शामिल किया गया है? तो पार्ट है 4। और कौन से आर्टिकल में इनको रखा गया है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक इन्हें रखा गया है डीपीएसपी को। चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे, ये बताइए कि सर जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं भारत में ये कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, कहाँ से प्रेरित हैं? भारतीय संविधान में कहाँ से इंस्पायर्ड हैं? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर ये इंस्पायर्ड कहाँ से होंगे? ये इंस्पायर्ड हैं जी कहाँ से? तो ये आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आप कहेंगे सर आयरलैंड के संविधान से। आपने पढ़ा आयरलैंड से। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर आयरलैंड से, मैं पीडीएफ दे दूंगा, हालांकि पीडीएफ है इसमें, मैं दे दूंगा सारी पीडीएफ आप लोगों को, परेशान मत होइए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सर ये हमने कहाँ से लिए हैं? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हमने इनको लिया है आयरलैंड से। और ये भी आप लोग याद रखना कि सर आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? तो आप ये बताना कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? तो आप कह देंगे सर आयरलैंड ने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी स्पेन के संविधान से लिए। कहाँ से? स्पेन के संविधान से लिए हैं, ठीक है जी। कहाँ से लिए? स्पेन के संविधान से। चलिए बहुत बढ़िया, संविधान से। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली, सारे पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अगर बात हो गई तो आप कहेंगे सर हमने संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत रखे हैं 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से। अब ये बताइए, यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि सर इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या होगा कि सर किस उद्देश्य से, किस पर्पस से इनको रखा गया है? इनका पर्पस क्या है? आप कहेंगे सर इनका जो पर्पस है वो पर्पस क्या है, किस पर्पस से रखा गया था? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए, टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए भारतीय संविधान में रखा गया है। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, हम यहाँ पर बात करेंगे सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सर जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं इन्हें किस पर्पस से लिया गया है? तो आप कहेंगे सर कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, बनाने के लिए
तो आप कहेंगे सर कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। तो आप ये लिख लीजिए, राज्य यहां पर लिख लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इनका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, स्थापना करना। इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा जी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, कि सर जो वेलफेयर स्टेट है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य बनाने की बात यहां पर हो रही थी कि सर राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या, ऐसी बेसिक चीजें जो भारतीय संविधान में हमारी और कुछ महत्वपूर्ण नियम और कानूनों के बारे में बताती हैं। बस इसका एक लू पॉइंट ये है कि इन्हें किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्तियां नहीं है। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दे डू नॉट हैव लीगल पावर। कि सर इससे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हमने यहां पर लिख लिया, बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर आप लोग समझिएगा कि सर एक पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर रहेगा कि भैया ये लिख लीजिए, ये लिखिए कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। आप कहेंगे सर न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, नहीं कराए जा सकते हैं, नहीं कराए जा सकते हैं। इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। आप कहेंगे सर इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है क्योंकि जब न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकता तो इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है कि सर जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इन्हें किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते। सर मौलिक अधिकार सकारात्मक है क्योंकि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नकारात्मक है क्योंकि इनको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल कपिल जी, तो हम इन्हें न्यायालय में लागू नहीं करा सकते। जब न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते तो इनके उल्लंघन पर सजा भी नहीं दी जाएगी, इनके उल्लंघन पर सजा भी नहीं दी जाएगी। इंग्लिश में भी लिखूं क्या, हम बात करेंगे। ये बताइए कि सर डीपीएसपी, इंग्लिश बोल दूं केवल, काम चल जाएगा। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दे डू नॉट हैव लीगल पावर। कि जिसको हम संविधान में न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते तो उनके उल्लंघन पर उनके ब्रेक होने पर सजा नहीं दी जा सकती। क्लियर हो गई चीजें। चलिए, लेकिन यहां पर एक नोट और लिखिएगा, ये नोट 1 है। नोट 2 में लिखिएगा कि सर कानून बनाते समय इनका ध्यान रखना होगा। आप कहेंगे सर कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना होगा। डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखना होगा। क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इनको ध्यान में रखकर ही रखना होगा। इनको ध्यान में रखकर ही क्या कर सकते हैं? कानून बनाया जा सकता है। इनको ध्यान में रखकर ही कानून बनाया जा सकता है।
चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। अब बात आती है कि सर इन्हें कितने भागों में बांटा गया, तो डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक तो गांधीवादी सिद्धांत, एक समाजवादी और एक उदार बौद्धिकवादी। उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी और भैया समाजवादी, 3 भागों में बांटा गया है। इनसे संबंधित कुछ कथन हैं, जैसे ये किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाता है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वास्तविक भावनाओं का कूड़ादान है, सच्चा कूड़ादान है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक अनोखी विशेषता है, एक नवीन विशेषता है। ये अलग अलग स्टेटमेंट हैं, ये किस किसने कहे हैं, तो यहां पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, यहां पर सारी चीजें आ जाती हैं। मुझे बता दीजिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही है, प्लीज बताइए, है ना। यहां पर अगर कुछ दिक्कत हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ें, यहां से आगे बढ़ें, चलिए बिल्कुल बढ़ लेते। केटी शाह ने कहा था, अरे वाह आंसर आने लग गए हैं, केटी शाह ने कहा था। चलिए बहुत बढ़िया। भैया लाइव ही तो क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्डेड कैसे हो सकती है? रिकॉर्डेड तो तब होती ना जब आपके सामने में यहाँ पर होता ही नहीं, आपके सामने में यहाँ पर होता ही नहीं। ठीक है जी, चलिए आप लोग मुझे बताइए फटाफट से, आप मुझे बता दीजिए कि भैया ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या नहीं हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ना ना ना, केटी साहा ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। किसके अनुसार अदा किया जाता है? तो आप कहेंगे सर ये किसके अनुसार अदा किए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं जिन्हें बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। खत्म कहानी यहाँ पर। चलिए अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित स्टेटमेंट के नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये हमने यहां पर पढ़ लिया। अब इससे संबंधित कुछ कथन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि सर स्टेटमेंट क्या है और यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट आ सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो स्टेटमेंट आता है वो स्टेटमेंट आता है कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ऐसा चेक है, ऐसा चेक है जिसे जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार, बैंक की सुविधा के अनुसार, सुविधा के अनुसार अनुसार अदा किया जाता है। क्या किया जाता है? अदा किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, किसने कहा था ऐसा कि सर राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये स्टेटमेंट कहा था भैया केटी साहा ने। किसने कहा था? केटी साहा ने। किसने कहा था ये? आप कहेंगे सर ये कहा था केटी साहा ने। तो यहां पर आप लिखेंगे सर किसने कहा था? केटी साहा ने। कि सर जब आप बैंक जाते हैं पैसा लेने, जब आप बैंक जाते हैं पैसा लेने और बैंक ये कहती है जी अभी तो इतना पैसा है नहीं, अगर आपको चाहिए था तो आप कल बताते, आपने परसों क्यों नहीं बताया, कल क्यों नहीं बताया, आज नहीं मिल पाएगा, कल आना, कल मिलेगा। तो ये जो बैंक ड्रामेबाजी करती हैं, बैंक जो ड्रामेबाजी, देखा मैंने कहा था अगर इंग्लिश में नहीं लिखूंगा तो आप ही कहेंगे कि सर इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहे। चलिए लिखिए डीपीएसपी, डीपीएसपी is a check, is a check that pays at the bank convenience,
बैंक अपने अनुसार बैंक पे करती है। किसके अनुसार बैंक पे करेगी? तो आप कहेंगे सर बैंक किसके अनुसार पे करती है? तो आप लोग मुझे बता दीजिए जी, बैंक किसके अनुसार पे करती है? तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक दैट पेज एट द बैंक कन्वीनियंस। ठीक है, एट द बैंक कन्वीनियंस, कि वो अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, बैंक्स कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार अदा करेगी। ठीक है, वो किसके अनुसार अदा करेगी? वो अपनी सुविधा के अनुसार अदा करेगी। चलिए नेक्स्ट यहां पर बात आती है, नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा था कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है? ये किसने कहा था बताइए? आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आत्मा है। बता सकते हैं आप कि सर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? जल्दी जल्दी से बताइए कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसी आत्मा है, संविधान की आत्मा किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को? तो आप कहेंगे सर जी ऑस्टिन ने। किसने कहा था? जी ऑस्टिन। आप कहेंगे सर जी ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा। तो यहां पर हमने लिख लिया कि सर किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? केटी शाह ने। संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा है? आप कहेंगे सर ये किसने कहा था? तो ये कहा था भैया किसने? जी ऑस्टिन ने। अब यहां पर बात आती है सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अनोखी विशेषता है। संविधान की अनोखी विशेषता, अनोखी विशेषता, या इसे क्या कहा गया? नवीन विशेषता। अनोखी विशेषता या नवीन विशेषता है, ये किसने कहा था? यूनिक फीचर, नवीन विशेषता। आप कहेंगे सर नवीन विशेषता। ठीक है, आप कहेंगे सर यूनिक फीचर, ये किसने कहा था? ये कहा था अंबेडकर साहब ने। किसने कहा था जी? आप कहेंगे सर अंबेडकर साहब ने कहा था। किसने? अंबेडकर साहब ने ऐसा कहा था। चलिए लिख लीजिए कि सर ये किसने कहा था कि सर ये संविधान की अनोखी विशेषता है? फटाफट से आप मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे सर ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था अंबेडकर साहब ने। किसने कहा था? अंबेडकर साहब ने ऐसा कहा था। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? संविधान की यानी कि डीपीएसपी को, डीपीएसपी क्या है? भावनाओं का कूड़ादान है। क्या होगा? कूड़ादान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता को यूनिक फीचर या इसे न्यू फीचर के नाम से जाना गया। किसने कहा था कि सर ये भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है? कि सर डीपीएसपी भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है। डीपीएसपी भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान, वास्तविक कूड़ादान, कूड़ादान जिसे हम क्या कह सकते हैं? सच्चा कूड़ादान, सच्चा कूड़ादान, कूड़ादान। रियल डस्टबिन, डीपीएसपी इज अ रियल डस्टबिन। किसने कहा था? आप कहेंगे सर डीपीएसपी इज अ रियल डस्टबिन, रियल डस्टबिन, रियल डस्टबिन क्या है जी? आप कहेंगे सर रियल डस्टबिन है, और रियल डस्टबिन ऑफ इमोशंस। आप क्या कहेंगे? ऑफ इमोशंस। इमोशंस कि सर किस चीज के इमोशंस की बात यहां पर हो रही है? किस चीज की? भावनाओं की, इमोशंस। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? टीटी कृष्णमाचारी ने। आप कहेंगे सर टीटी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। ठीक है जी, ये किसने कहा था? टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था। चलिए यहां पर इसको भी आप लोग लिख लीजिए, यहां पर आप भी इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, है ना। ये किसने कहा था? ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। चलिए आगे बात करेंगे,
अब आगे बात करेंगे सर और भी स्टेटमेंट हैं क्या? बिल्कुल हैं। ये किसने कहा था कि सर जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, ठीक है, संविधान का जीवनदायी प्रावधान है। तो बताइए कि सर डीपीएसपी क्या है? जीवन के या संविधान के जीवनदायी प्रावधान है। डीपीएसपी संविधान के जीवनदायी प्रावधान है। डीपीएसपी संविधान के जीवनदायी प्रावधान है। तो आप मुझे बताइए लाइफ गिविंग प्रोविजन या प्रोविजन ऑफ लाइफ गिविंग, आप कहेंगे लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं भैया? लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? बताइए जल्दी से, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? कौन कौन भैया बता देंगे कि सर ये स्टेटमेंट किसने कहा था? जल्दी से बताइए। एल.एम. सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? आप कहेंगे सर ये कहा गया था एल.एम. सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी द्वारा। किसके द्वारा? आप कहेंगे सर लक्ष्मीमल सिंधवी द्वारा कहा गया। लक्ष्मीमल सिंधवी, एल.एम. सिंधवी। आपने पढ़ लिया जी इसको, आपने पढ़ लिया एल.एम. सिंधवी। एल.एम. सिंधवी। खत्म हो गई कहानी यहां तक। एक स्टेटमेंट और बता रहा हूं कि सर ये बताइए किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, अ मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस। किसने कहा है ये स्टेटमेंट? चलिए आगे बात करेंगे। यहां तक आपने लिखा कि सर डीपीएसपी लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। आप कहेंगे सर आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। क्या है जी? घोषणा पत्र है। चलिए बहुत बढ़िया कि सर ये हमने लिख लिया घोषणा पत्र है कि सर लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। तो ये किसने कहा था? मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस। बताइए, आप कहेंगे सर यहां पर बताइए क्या है जी? अ मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशन। क्या बोल देंगे आप? आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा ये? एस्पिरेशंस। क्लियर है जी? आप कहेंगे सर एस्पिरेशंस। चलिए बहुत बढ़िया कि सर ये स्टेटमेंट है किसका? ये किसने कहा था? ये जी ऑस्टिन ने कहा था, केसी व्हीलर ने कहा था। आप कहेंगे सर केसी व्हीलर। ये वही केसी व्हीलर है जिसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। इसने भारतीय संविधान के बारे में एक शब्द और लिखा था। इसने क्या कहा था भारतीय संविधान को? इसने कहा था कि भारतीय संविधान क्या है? अर्धसंघीय है। क्या है जी? अर्धसंघीय। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली। अब मैं बताता हूं कि सर हमने कितने भागों में बांटा है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कि भैया एक तो होंगे समाजवादी, एक भैया होंगे आपके कौन से? गांधीवादी होंगे। कौन से होंगे? गांधीवादी हो जाएंगे। कि सर समाजवादी सिद्धांत कौन से हैं? जिसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कहते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स जिनको गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। एक उदार बौद्धिक सिद्धांत कहे जाते हैं जिन्हें लिबरल रेशनल प्रिंसिपल कहा जाता है। क्यूसी फेडरल कहा था। अर्पित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को क्यूसी फेडरल यानी कि अर्धसंघीय कहा था। क्या कहा था? अर्धसंघीय कहा था। ठीक है, इसको हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं कि सर संविधान को कितने भागों में या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया। बहुत टाइम जाएगा इसको लिखने में, तो इसको आप यहीं से लिख लीजिए, है ना, कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में।
कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है, जिसमें समाजवादी सिद्धांत है, और समाजवादी सिद्धांत की अगर बात करेंगे जिन्हें हम बोलते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक गांधीवादी सिद्धांत है जिसे हम बोलते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, एक उदार बौद्धिक बौद्धिक सिद्धांत है, जैसे कि कुछ आर्टिकल कॉमन भी होंगे, इनमें कुछ आर्टिकल कॉमन होंगे, जैसे अनुच्छेद 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 और 47, ठीक है। अब गांधीवादी में 40 होगा, 43 होगा, देखिए 43 यहां भी था, यहां भी है, 43 भी, 46, 47, 47 यहां भी है, यहां भी है, 48, ठीक है। अब होगा जी उदार बौद्धिकवादी, 44, 45, 48 यहां भी था, 48 से 49, 50 और 51। तो आप कहेंगे सर कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कॉमन भी हैं, कुछ आर्टिकल हैं कॉमन भी हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, यस सर, बस समझाइए आप एंड पीडीएफ दे दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये बातें कर ली कि सर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दी डीपीएसपी, आप कहेंगे 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। कौन कौन से आर्टिकल किस किस में दिए? सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 40 कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है? आप कहेंगे गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, गांधीवादी सिद्धांत में आता है, किस में? गांधीवादी सिद्धांत में आता है। चाहो तो लिख लो इसको, चाहो तो इसको लिख लीजिए, फटाफट से इसको आप लिखिए। चलिए यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर हमने लिख लिया, बस ये ध्यान रखना कि कौन सा आर्टिकल किस में आता है, कभी कभी पूछ लेगा, वैसे बहुत कम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ये वाला आता है कि सर गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? आप कहेंगे अनुच्छेद 40, कौन सा है? अनुच्छेद 40, ठीक है। याद तो अब करना पड़ेगा जो मैं अब लिखवाऊंगा, याद तो अब वो करना पड़ेगा जो अब मैं लिखवाऊंगा, वो बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा क्योंकि वहां से आते हैं चीजें। चलिए अब बात आ गई, अब बात आती है कि सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38, पहले 36 की बात करते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या लिखा है? 36 में लिखा है जी किसकी? आप कहेंगे राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हम यहां पर बात करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे सर अनुच्छेद 36 में क्या दिया है? राज्य की परिभाषा, तो इसलिए इसे उसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें क्या दिया है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा थी, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, आप कहेंगे सर डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि सर यहां पर राज्य की परिभाषा क्या है जो हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ी थी कि सर संसद, भारत सरकार, विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, अन्य निकाय, इन सब से मिलकर राज्य की परिभाषा बनेगी, यही तो पढ़ा था हमने। अब बात आएगी अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दे डू नॉट हैव लीगल पावर, ठीक है, ये वाद्य योग्य नहीं है, डिबेटेबल नहीं है, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, ठीक है। कि सर जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, किसी भी न्यायालय द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, नहीं कराए जा सकते हैं, नहीं कराए जा सकते हैं। इन्हें वैधानिक या लीगल शक्तियां प्राप्त नहीं है, वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, ठीक है, वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, नहीं है, ठीक है। डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, मतलब डिबेटेबल नहीं है, दिस इज नॉट डिबेटेबल, आप कहेंगे दिस इज नॉट डिबेटेबल, ये वाद योग्य नहीं है, आप कहेंगे सर दिस इज नॉट डिबेटेबल,
ये भैया वाद योग्य नहीं है, इनको लेकर किसी भी प्रकार की डिबेट नहीं हो सकती है। चलिए ये हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है, बात आएगी यहां पर अनुच्छेद अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 और 39 में राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात की गई है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य को कल्याणकारी बनाया जाए। कल्याणकारी कैसे बनाया जाएगा? जब जब भैया सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित हो। इट इज ड्यूटी of state to ensure social, economic and political justice to all people, कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो, तभी राज्य कल्याणकारी बन पाएगा। तो इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। इसमें क्या है? कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा है। और कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाएगा? तो कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा जब भैया सभी को क्या दिया जाए? जब सभी को क्या दिया जाए? ठीक है, कौन है ये, दिखाना जरा। सर एक लड़की जिसे मैं बेहद चाहता हूं मुझे छोड़कर गई। आप वो भूल गए, मैंने कुछ लाइन सुनाई थी आप लोगों को, मैंने कुछ लाइन सुनाई थी, और वो लाइन कुछ ऐसे थी कि सुनो अब कुछ बोलना मत मेरी सुनना, सुनो अब कुछ बोलना मत मेरी सुनना, मेरी भी मजबूरी है, मैं जा रही हूं, अब उन्हीं को चुनना जिनको माँ बाप बोले उन्हीं को चुनना। सुनो मैं जा रही हूं, मेरी भी कुछ मजबूरी है, अब मेरी सुनना, कुछ कहना मत, अब उन्हीं को चुनना, मैं जा रही हूं, मेरी भी मजबूरी है। और सुनो हो सके तो अड़े रहना, है ना, सुनो हो सके तो अड़े रहना, कुछ देर मेरी डोली के पीछे खड़े रहना, और कोई बखेड़ा मत करना, सुनो मेरी इज्जत का सवाल है, मैं जानती हूं तुम्हें मलाल है, सुनो मेरी इज्जत का सवाल है, कोई बखेड़ा मत करना, कुछ देर मेरी डोली के पीछे खड़े रहना। तो ये सब फालतू की चीजें हैं, इन पर ध्यान मत दो। सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी जो है आपके पास रहेगी, अगर नहीं होगा तो भैया आप समझ रहे हैं कि माँ बाप हमेशा से आपसे बेटर ढूंढ रहे हैं, आपसे अच्छा जैसे ही मिल जाएगा शादी कर दी जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैंने आपको ये बहुत बार सुनाया था, हाँ मैंने कई बार सुनाया है कि गुलाब का फूल देकर ये कह गया टोकरी वाला कि एक तरफा मोहब्बत करने वाले मेरे यारों से ले गया कोई सरकारी नौकरी वाला। तो आप सरकारी नौकरी कर लो, यकीन रखना कि आपका गुलाब आपके पास रहेगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि सर कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए, वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए। तो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्या होगा कि सर सामाजिक न्याय सभी को मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामाजिक न्याय। आप कहेंगे सर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सभी को मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है जी, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये सभी को मिलना चाहिए। इसे बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल जस्टिस, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, और इसे बोलते हैं सोशल जस्टिस। क्या बोलेंगे? सोशल जस्टिस। चलिए यहां पर आप लिखिए सोशल जस्टिस। चलिए बहुत बढ़िया है, शानदार शानदार बेहतरीन। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए कि सर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद किस में दी हुई है? अनुच्छेद किस में दी है? 38 में। और 38 में राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य होगा कि सर ये प्रत्येक नागरिक को मिले। किसको मिले? प्रत्येक व्यक्ति को, ये प्रत्येक व्यक्ति को मिले।
ठीक है जी, प्रत्येक व्यक्ति को मिले, कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो, ये भैया राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये किसका कर्तव्य है? राज्य का। ऐसे ही अनुच्छेद 39 में है, किसमें? अनुच्छेद 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 39 भी राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करता है। इसमें क्या लिखा है? इसमें भी लिखा है राज्य को कल्याणकारी बनाने की व्यवस्था, राज्य को कल्याणकारी बनाने की व्यवस्था है, कल्याणकारी बनाने की व्यवस्था इसमें की गई है। अब वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाएगा? तो इसके लिए क्या किया गया? आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39 का या 39A ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य कल्याणकारी तभी बनेगा जब सभी को समान रूप से न्याय और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर हमने लिखना है, हम यहां पर इसको पढ़ेंगे। हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि सर इसमें किस प्रकार से, तो किस प्रकार से कल्याणकारी बनेगा। 38 में तो बता दिया कल्याणकारी तब बनेगा जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी को मिले। यहां पर लिखा है कि राज्य कल्याणकारी तब बनेगा जब राज्य प्रत्येक व्यक्ति को क्या करेगा? सामान्य न्याय देगा, और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें कानूनी सहायता देगा। ठीक है, हम यहां पर बात करेंगे राज्य प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय एवं, समान न्याय का मतलब है इक्वल जस्टिस। आप कहेंगे सर इक्वल जस्टिस एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता समझते हैं? कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड। आप कहेंगे सर फ्री लीगल एड, कानूनी सहायता। ठीक है जी, ये सारी चीजें हम यहां पर लिखेंगे। सहायता कि सर ये बताइए भैया कि जो कानूनी सहायता है ये यहां पर दी जाएगी, कानूनी सहायता यहां पर की जाएगी। चलिए सर, आपकी क्लास को हम 3 से 4 बार देखते हैं, कभी बोर नहीं होते, लेकिन पीडीएफ से पढ़ाते हो तो पहले क्या कह रहे हैं? ये सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ ली। अब ये बताइए कि सर आपने जैसे मूवियों में देखा होगा, जज साहब कहते हैं चलिए हम आपको सरकारी वकील दे देते हैं, तो वो सरकारी वकील की जो व्यवस्था है कि जो कमजोर लोग हैं वो अनुच्छेद 39 का कहता है कि भैया जो निःशुल्क विधिक सहायता मिल रही है, सरकारी वकील मिल रहा है गरीबों को, वो 39A के तहत दिया जा रहा है। अब यहां पर एक आर्टिकल और है इसी का, इसका आर्टिकल है 39D। 39D में क्या लिखा है कि एक समान कार्य के लिए स्त्री एवं पुरुषों को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन, स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन की जो व्यवस्था है ना, वो यहां पर की गई है। चलिए ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब आप मुझे बताएंगे सर क्या यहां तक आपने लिख लिया? क्या ये सारी चीजें हमने लिख ली? फटाफट से आप मुझे बताइए। सारी चीजें हमने यहां पर लिख ली। हाँ जी, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क हो जाएगा,
इक्वल पे या इक्वल वेजेस या इक्वल पे एक ही बात हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। इक्वल वेजेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वेजेस लिख लो। चलिए इसको इक्वल वेजेस लिख लो। ठीक है, क्या लिख लो जी, इक्वल वेजेस लिख लो। चलिए इक्वल पे एंड इक्वल, जो पे है इक्वल वेजेस है, एक ही चीज है। तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई। अब बात आती है आर्टिकल 40। इसमें क्या लिखा है, पंचायतों का गठन। इसमें क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे सर पंचायतों का गठन बहुत बार पूछा जाता है। ये बहुत बार ये पूछा जाता है कि सर जो पंचायतों का गठन है ये कौन से किस में आता है, किस में आता है, जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए व्यक्ति 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, एक बार काट देना, एक बार काट देना। चलिए एक बार इसको काट देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर ये हमने पढ़ा। अनुच्छेद 41 में क्या दिया है, आर्टिकल 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41 में क्या दिया है, अनुच्छेद 41 क्या कहेगा। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 41 में अगर मैं बात करूंगा, अनुच्छेद 41 कहता है, अगर पीडीएफ से पढ़ा रहा होता तो चैप्टर खत्म हो गया होता अब तक, है ना। ये लॉस रहता है हाथ से लिखकर, फिर भी कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ मामलों में काम एवं शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, किसकी व्यवस्था की जाएगी, देखिए जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर आप बात करते कि सर इसमें लिखा था अनुच्छेद 41 हमने पढ़ लिया, पंचायतों का गठन, है ना, ग्राम पंचायत कह लें, पंचायत कह लें। 41 में लिखा है सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं। ऑल सिटीजन कैन गेट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर मैं समझ रहा हूं आपकी बातें, इसमें लिखा है कि भैया सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं, कि हर किसी को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा, अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलेगी। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं होगा कि भैया जैसे मान लो कि मैं 10th पास हूं और मैं डिमांड करूं कि मैं ऑफिस का काम करूंगा, मुझे ऑफिस में बैठाओ, तो ऐसा थोड़ी होगा। अब जैसे ग्रुप डी में सिलेक्शन होते हैं लोगों के, रेलवे डी के, जो ग्रुप डी है रेलवे ग्रुप डी में जो सिलेक्शन होते हैं, अब जैसे कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, तो क्या सबको एक बराबर काम मिलता है। जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उन्हें कुछ और काम दिया जाता है, जो ग्रुप डी जो 10th वाले होते हैं उन्हें कुछ और काम दिया जाता है। हर किसी को काम बांट दिया जाता है ना, हर किसी को उनकी रोजगार, उनकी शिक्षा के अनुसार पर काम बांट दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कि सर अनुच्छेद 42 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 42 की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है कार्य करने की न्याय संगत मानवीय दशाएं, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। ऐसी स्थितियां होनी चाहिए जिस स्थितियों में मनुष्य काम कर पाए। मान लीजिए जहां पर आप जिस लाइब्रेरी में बैठकर आप पढ़ रहे हैं, जिस कमरे में बैठकर आप पढ़ रहे हैं, वहां पर बहुत भयंकर सर्दी होती, बहुत भयंकर बदबू आ रही होती, बहुत भयंकर गर्मी रही होती, तो आप क्या बैठकर पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। तो इसीलिए अनुच्छेद 42 कहता है कि ऐसी स्थितियां होनी चाहिए जहां पर मनुष्य काम कर पाए, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए अब इसी में लिखा हुआ है स्त्रियों को प्रसूति सहायता, जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इन्हें प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए। इन्हें गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए, 6 महीने की लीव मिलनी चाहिए। सरकार में तो 6 महीने की लीव मिलती है जो सरकारी जॉब होती है। अच्छा, प्राइवेट संस्थानों में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। जो सरकारी जॉब हैं उनमें 6 महीने की लीव मिलती है, 6 महीने तक पूरा वेतन आता है। लेकिन यदि आप 6 महीने के बाद भी कोई ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप नहीं जा सकते, तो आप जो है 6 महीने की लीव और ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी आधी सैलरी आती है। ठीक है, आती, उसमें भी आधी सैलरी आती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि भैया 15 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, कहीं तो भैया छुट्टी भी नहीं मिलती, आपको छोड़नी पड़ती है जॉब, और कहीं मिलती है तो कहीं आपको पे, आपकी सैलरी नहीं आएगी, सैलरी कट जाएगी, और आती है तो कहीं आधी आती है। तो ये सारी चीजें अलग से हैं। तो आप कहेंगे सर गर्भवती महिलाओं की सहायता, मैटरनिटी हेल्प टू वुमेन, ये अनुच्छेद 42 में दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 42 में दिया गया है। राज्य के
अब ये आपकी बात आ जाती है अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वे कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को, याद करना है आपको कि सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी, कि सर जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी की व्यवस्था अनुच्छेद 43 में की गई है। किसमें? 43 में की गई है। चलिए ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिखिए कि भैया हमने लिख लिया कि सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक है कि भैया इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये राज्य का कर्तव्य है कि टू इंश्योर दैट ऑल लेबर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गेट फेयर वेजेस फॉर लिविंग, कि भैया उन्हें उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, जो काम वो कर रहे हैं उन्हें उसकी उचित मजदूरी मिल पाए, जिससे कि उनका जीवन यापन चल पाए। जितना काम उन्होंने दिन में किया कम से कम उन्हें 2 वक्त का खाना तो मिल पाए, इतनी सैलरी, इतनी उन्हें मजदूरी मिले। 43 ख जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके। एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड पार्टनर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस, कि सर जो कर्मचारी हैं उन्हें क्या बनाया जाए? भागीदार बनाया जाए। ठीक है। 43 का कहता है राज्य सहकारी समितियां, इसे कब जोड़ा गया? 11वां, इसे 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। इनको आप लोग लिख लो, इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम कल। चलिए ये आप मुझे बताइए क्या इतनी चीजें आपकी हैं, यहां से आप इसको लिखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।